ओके, सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श पटेल। वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। और हम सीरीज स्टार्ट कर चुके थे अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ऑलमोस्ट हमने 3 लेक्चर कवर कर लिया था यार पिछले लेक्चर में। और अभी हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 4। और ये जो लेक्चर नंबर 4 है सबसे लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पढ़ने वाले हैं और प्लांट से रिलेटेड कुछ हार्मोन पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, एकदम मजा आ जाएगा। ये चैप्टर पूरा एकदम धुआं धुआं कर देंगे हम। चलिए जी, शुरू करते हैं हम अपना डिसेंट स्टार के स्पेशल ट्रिक से और स्पेशल बुक से। ये जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आज हम इसका श्री गणेशाय नमः बोल के शुरू किए थे और खत्म कर देते हैं जय श्री राम बोल के। चलिए जी, तो देखिए एक बार पुराना अपना थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पुराने लेक्चर में जो ये डायरेक्ट जंप कर गए हैं इस लेक्चर में, उनको थोड़ा पता चल जाए कि भैया देखिए ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में अपना कवर कर लिया था। इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट, जिसमें हम एनिमल के हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हम ह्यूमन हार्मोन के बारे में पढ़ लिए थे, और वो सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि आपके बोर्ड में आने वाले हैं, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो ये तो खत्म हो चुका है अपना भैया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? अब पढ़ने वाले हैं बच्चा, पढ़ने वाले हैं कंट्रोल इन प्लांट। ठीक, तो देखिए जैसा कि आपको पता ही है, जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों एक साइमल्टेनियस फिनोमिना है, दोनों साथ साथ चलता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत जैसे कि प्लांट में है, एनिमल में थी, ऐसा ही सिमिलर प्लांट में ही होगा। ठीक है ना? जैसे प्लांट भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्लांट भी अपने बॉडी को सस्टेन करने के लिए, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग कर रहा है, क्योंकि जीने का हक सबको है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक है ना? थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस के लेवल पे हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज द मोर कॉन्शियसनेस। ठीक है ना? तो ये तो ह्यूमन के बारे में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो सकता था न्यूरल मैकेनिज्म और एंडोक्राइन मैकेनिज्म से, ये दोनों का दोनों यार खत्म हो चुका था अपना। पर अभी क्या है, कंट्रोल इन प्लांट हम देखने वाले हैं। प्लांट की बॉडी की जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म है, एक ऐसे चलती है जैसे कि एनिमल के अंदर में हार्मोन निकलता था, ग्रोथ हार्मोन निकलता था जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करा रहा है। इस तरीके से फलाना ढिमकाना झमझम 50 तरीके के हार्मोन्स निकलते रहते हैं बॉडी में। ठीक है ना? हजारों तरीके के हार्मोन बॉडी में निकल रहे हैं। तो वो सब मिलजुल करके हमारी बॉडी की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन किए जा रहे हैं। ऐसा ही प्लांट के भी अंदर के में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की बॉडी को कंट्रोल करता है ना? इसी तरीके से जैसे कि हम एक स्टिमुलस का बात कर रहे थे, स्टिमुलस जो है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी को अफेक्ट करता है। ठीक, अगर स्टिमुलस और ये जो भी सराउंडिंग की मैकेनिज्म है, ठीक है ना, ये हमारी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रही है, तो क्या प्लांट के ऊपर भी इन्वायरमेंट कंडीशन का असर पड़ता है? हाँ भाई, बिल्कुल पड़ता है। जो भी प्लांट है उन सब के ऊपर इन्वायरमेंटल कंडीशन का असर पड़ता है। हर एक प्लांट के ऊपर इन्वायरमेंटल कंडीशन का असर पड़ता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए तो प्लांट का जो लीफ है क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक, मतलब कि असर पड़ रहा है। आप सुने होंगे जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन में की जो प्रोसेस है, इसमें वाटर क्या है, इवापोरेट हो रहा है। ठीक है ना? तो ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को विंड स्पीड भी कंट्रोल करती है, इंटरनल फैक्टर भी कंट्रोल करती है, एक्सटर्नल फैक्टर भी कंट्रोल करती है। इस एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर है, लाइट है, इस तरीके से अलग अलग चीजें, ह्यूमिडिटी हो गया। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब कि ये सारी की सारी एक्सटर्नल कंडीशन एक प्लांट की बॉडी को अफेक्ट कर रही है। इसका मतलब कि प्लांट के अंदर में एक कोई ना कोई एक ऐसा कंट्रोल का मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कंट्रोल इन प्लांट हो सके, मतलब कि प्लांट के अंदर में कंट्रोल हो सके। ठीक है ना? और प्लांट भी जैसे कि एनिमल एक्सटर्नल बॉडी के रिस्पॉन्स के लिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। एनिमल की बॉडी हमेशा एक्सटर्नल कंडीशन के लिए क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। उसी तरीके से प्लांट की भी बॉडी हमेशा और हमेशा एक्सटर्नल कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करती है। समझ में आ गया? तो देखिए कंट्रोल इन प्लांट के अंदर में जैसे कि सनलाइट बोला, तो सनलाइट आपने सुना होगा, सूरज जो अपना सनफ्लावर है, सनलाइट की डायरेक्शन में ऐसा रोटेट हो जा रहा है, मतलब कि जिधर सनलाइट उधर वो फ्लावर ऐसे घूमते रह रहा है। ठीक है ना? मतलब कि उस सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, वो सन के प्रेजेंस में ये जो सनफ्लावर का प्लांट है रिस्पॉन्ड शो कर रहा है। एक पौधा आपने और सुना होगा, छुई मुई, क्या छुई मुई,
अरे इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई टच मी नॉट का पौधा, ठीक, टच मी नॉट का प्लांट। इस टच मी नॉट के प्लांट में क्या होता है, जैसे ही हम इसका लीफ टच करते हैं, इसका लीफ तुरंत श्रिंक हो जाता है, ठीक है ना, ये जैसे लगता है कि मर गया, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं छुई मुई, मतलब छूते ही वो मरने के कंडीशन पे आ जा रहा है, मतलब उसका लिंग तुरंत श्रिंक हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हम जब उस प्लांट को टच करने जा रहे हैं, तो हम क्या होगा, एक एक्सटर्नल कंडीशन होगा, और जैसे ही हम प्लांट को टच कर रहे हैं, तो उसका लिप तुरंत श्रिंक हो जा रहा है। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड शो कर रही है प्लांट, ठीक है ना। जो टच मी नॉट का प्लांट है, एक्सटर्नल कंडीशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड शो किया, हमारे टच के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो किया। इसका मतलब कि प्लांट भी रिस्पॉन्ड शो करता है एक्सटर्नल कंडीशन के अकॉर्डिंग। अरे समझ में आया क्या? जैसे इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं, इसके आगे भी बहुत सारा हम और चीज देखेंगे, जैसे कि देखिए, आपको पढ़ना क्या है, इसमें कुछ मैकेनिज्म शो करना पढ़ना है, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, मतलब लाइट के प्रेजेंस में प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, समझ में आया। दूसरा चीज, जैसे कि रूट है ना, क्या है, रूट है, पौधे का जो रूट सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, सॉइल में जाता है, ठीक है ना, ग्रेविटी की तरफ जाता है, तो जो रूट है ये ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। अगर ग्रेविटी नीचे, ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे, तो रूट कहाँ जा रहा है, नीचे, ठीक है ना। पर जो स्टेम है, जो उसका सूट है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, मतलब कि एक पार्ट का जो प्लांट है वो ग्रेविटी के टुवर्ड रिस्पॉन्ड शो कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ प्लांट का एक पार्ट जो स्टेम है, एक ग्रेविटी के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड शो कर रहा है। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। और अभी जो मैंने ग्रेविटी वाला बताया, इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, मतलब कि ग्रेविटी के टूवर्ड रिस्पॉन्ड शो करना, दैट इज नोन एज द जियोट्रॉपिज्म। ध्यान से भाई, सुनते जाओ, बहुत ही आसान है, एकदम आसान से आसान है, एकदम तुम्हें 5 मिनट में भी सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, एक है, ये तो फोटोट्रॉपिज्म बता दिया मैंने, जिधर सनलाइट है उधर प्लांट का टिल्ट हो जाना, जिधर सनलाइट है उधर प्लांट का मुड़ जाना, दैट इज नोन एज द फोटोट्रॉपिज्म। एंड जिधर ग्रेविटी है उधर रूट का मुड़ जाना, दैट इज नोन एज द जियोट्रॉपिज्म, ठीक। इसी तरीके से होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब पानी, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, सब ग्रीक या लैटिन वर्ड है कुछ। तो पानी, पानी जिधर मिले उधर मुड़ जाना, जैसे कि रूट को क्या चाहिए, रूट क्यों है प्लांट में, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वाटर कहाँ पे होगा, सॉइल के अंदर में होगा ना। तो जो रूट है ये क्या करता जा रहा है, डीप पेनिट्रेट करता जा रहा है सॉइल के अंदर में, ताकि वाटर उसको मिल सके, मतलब जो सॉइल है उसके नीचे वाटर है, ठीक है ना, तो पानी की तरफ रूट आ रहा है, क्या बोला, पानी की तरफ रूट आ रहा है, दैट इज नोन एज द हाइड्रोट्रोपिज्म। एंड जो सूट है, ये ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एयर में जा रहा है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज द नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या बोला, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जिधर जिधर अपना ग्रेविटी है, जिधर अपना सनलाइट है, जिधर अपना वाटर है, अगर उस साइड कोई प्लांट मूव कर रहा है, जो बॉडी का पार्ट उस साइड में मूव कर रहा है, जिधर वो अपना है, क्या, सनलाइट है, ग्रेविटी है, वाटर है, अगर उस साइड में अपना प्लांट का बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रोपिज्म, मतलब उधर मुड़ रहा है, अगर सनलाइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, वाटर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, अगर ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अरे समझ में आया क्या? अगर उसके अगेंस्ट कुछ जाता है, क्या, अगर उसके अगेंस्ट कुछ जाता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव ट्रोपिज्म। क्या बोला, अगर किसी चीज के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव ट्रोपिज्म। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, जैसे कि सूट, इसको बोलेंगे क्या, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अगर वाटर के अगेंस्ट कोई बॉडी का पार्ट जा रहा है, उसको बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर सनलाइट के अगेंस्ट कोई बॉडी का पार्ट जा रहा है, इसको बोलेंगे क्या, नेगेटिव, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अरे समझ में आया क्या भाई? तो इस तरीके से क्या होता है, प्लांट की जो बॉडी है इस तरीके से अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, अलग अलग एक्सटर्नल कंडीशन के अकॉर्डिंग। अरे समझ में आया क्या? तो यहाँ पे देखना, ये जो सारा डायग्राम दिख रहा है, ये फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। इसके बाद कुछ हार्मोन्स है, ठीक है ना, इसके बाद क्या है, कुछ हार्मोन्स है, इसको पढ़ लेंगे, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत एक छोटा सा पार्ट है, जैसे एनिमल वाला पार्ट ज्यादा है आपके सिलेबस में, पर प्लांट वाले पार्ट कम होते हैं, ठीक। चलिए एक बार ये
पीपीटी पे यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से पीपीटी को, क्या लिखा है, कंट्रोल्स इन प्लांट। तो कंट्रोल्स इन प्लांट में भैया देखिए ध्यान से, आप लिखा है ये एग्जांपल मैंने अभी जैसे आपको समझाया, छुई मुई का पौधा, इसको बोलते हैं टच मी नॉट का प्लांट। क्या बोलते हैं, टच मी नॉट का प्लांट, ठीक है ना। तो ये जो टच मी नॉट का प्लांट है, प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये जो प्लांट है रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है स्टिमुलाई के लिए। स्टिमुलाई हमने बता दिया। तो ये किस फैमिली का होता है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली मिमोसा प्यूटिका, ठीक है ना। तो इस फैमिली का, मिमोसा फैमिली का पौधा होता है। और क्या, जैसे ही हम इसको टच करते हैं ना, तो इसका लीफ तुरंत ऐसे नीचे की तरफ श्रिंक हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो इसका लीफ है एक्सटर्नल कंडीशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड शो कर रहा है। समझ में आया क्या। और क्या, और जैसे ही कुछ टाइम टाइम के बाद फिर अगेन जो होता है ना, लीफ टाइट हो जाती है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। समझ में आया। चलिए जी, तो जो प्लांट में रिस्पांस नोट किए गए, इसके बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, रिस्पांस इन प्लांट अगेंस्ट द एक्सटर्नल फैक्टर। जो एक्सटर्नल फैक्टर है, इसके अगेंस्ट में प्लांट कैसा रिस्पॉन्ड करता है, तो देखिएगा ये है फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब क्या हुआ, तो देखिए ध्यान से, देखिए फोटो का मतलब होता है भैया आपका लाइट। क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। अब अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, क्या बोला मैंने, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ, क्या अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ क्या है, सनलाइट ही जो है ये हमारी धरती पे अल्टीमेट सोर्स है, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है ना। यही जो है सनलाइट हमारे धरती पे ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक। तो फोटो का मतलब हुआ लाइट, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है टू मूव या फिर मूवमेंट, आप समझ सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सूरज है, कौन है, सूरज है, ठीक। देखिए ये सनलाइट ऐसा है, ठीक है ना। तो प्लांट का जो मूवमेंट होता था, हम जानते हैं ना, प्लांट की जो बॉडी ऐसा सीधा इरेक्ट मूव करती जाती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए सनलाइट है, तो सनलाइट की तरफ ये प्लांट की बॉडी मूव कर रही है, ठीक। और देखिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ में ये जो है हार्मोन्स, ऑक्सिन हार्मोन्स, ये भी रोल करता है। और जिब्रेलिन हार्मोन्स भी आप पढ़ेंगे, तो अलग हार्मोन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब हेल्प किया करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे प्लांट ग्रोइंग स्ट्रेट टुवर्ड द लाइट, तो लाइट जिधर है उधर पौधे का मूवमेंट, तो लाइट स्ट्रेट है तो पौधा मूव कर रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सिन मेक्स सेल ग्रो इवनली। अभी हम इसके बारे में नहीं ज्यादा जिक्र करेंगे। आप बस इतना समझो कि एक जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, ये प्लांट के एपिकल पार्ट पे पाया जाता है। क्या, प्लांट के एपेक्स पार्ट जो चोटी पे है, ठीक है ना, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे ये जो है ऑक्सिन ये पाया जाएगा, और प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक। तो देखो वही मैं समझा रहा आपको कि पौधे का एक पार्ट, पौधे का क्या एक पार्ट जो है सनलाइट की तरफ मूव करेगा। देखो ये जो सूट है क्या है, प्लांट के अंदर में दो चीज होता है, एक तो सूट जो है ये सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है, और ये जो रूट है ये सनलाइट से दूर भाग रहा है। क्या, सनलाइट से दूर भाग रहा है, और ये जो सनलाइट की तरफ भाग रहा है, सनलाइट की तरफ भाग रहा है, टुवर्ड द सनलाइट, दैट सूट मूव टुवर्ड द सनलाइट and the root move against the sunlight. That's why we called the root show the negative phototropism, negative phototropism, and shoot show the positive phototropism, positive phototropism। अरे समझ में आया क्या। चलिए जी, एक दिन क्या हुआ, एक दिन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहा। क्या, एक दिन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहा, और एक्सपेरिमेंट कुछ जैसा फिगर में दिखा रहा है कि एक पौधे को क्या किया, बैरियर में बंद कर दिया, ठीक है ना। इसको इसकी सील्डिंग कर दी, इसको शीशे में ले जाकर के मान के समझो रख दिया, ठीक है ना। इस गमले को उठाया, इस पौधे को उठाया, शीशे में रख दिया, ठीक। फिर होता क्या है, अब और सनलाइट के और कुछ इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट देखो आप, ध्यान समझ में आएगा। इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है कि जो सनलाइट है ना, अब सीधा ना आकर के एक बेंडिंग पोजीशन पे चला गया, ठीक है ना। तो सनलाइट देखो, सन यहाँ पे है, तो प्लांट का ग्रोथ देखो ऐसा हो रहा, प्लांट ऐसा झुक करके ग्रोथ हो रहा है ना, प्लांट का ग्रोथ ऐसा। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा भी है कि प्लांट बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। क्या लिखा भैया, प्लांट बेंडिंग द टुवर्ड द सनलाइट, ठीक है ना। तो जिधर सनलाइट उधर प्लांट का
सूट मूव कर जा रहा है, इसीलिए हमने क्या लिखा, सूट शो द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड द रूट शो द निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अरे समझ में आया क्या? देखो रूट तो इसी डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो रूट शो द निगेटिव फोटोट्रोपिज्म एंड द सूट शो द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अरे समझ में आया क्या? चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो सनलाइट के बारे में सब कुछ रहा। अब है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? वाटर। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से ले सकते हैं, तो हाइड्रो का मतलब वाटर ही होता है। ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट। पहले से ही सब कुछ पता है। तो देखिए भैया, ये है प्लांट, ठीक, ये है प्लांट। तो और ये है, सॉरी, ये जो प्लांट है इसका है ये सूट, ठीक, और ये क्या है, रूट। समझ में है क्या? और यहाँ पे सॉइल के अंदर में क्या है, वाटर है। तो देखिए वाटर यहाँ पे है, तो रूट जो है ये पानी की तरफ मूव कर रहा है। क्या है? रूट जो है ये पानी की तरफ मूव कर रहा है, और जो सूट है ये इससे दूर भाग रहा है। सूट जो है ये वाटर से दूर भाग रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, रूट शो द पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या लिखा? रूट शो द पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड सूट शोज द नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या? नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अरे समझ में आया क्या? फिर अगेन एक दिन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ये देखिएगा आप, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कौन शो कर रहा है, तो रूट। निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कौन शो कर रहा है भैया, तो सूट। एक दिन अगेन साइंटिस्ट ने क्या किया, देखिए एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, वाटर को इधर मूव करा दिया गया, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट में क्या शो किया है, वाटर को इधर मूव करा दिया गया, और जैसे ही भैया वाटर देखो इधर आया, तो रूट ऐसे बेंड हो गया। क्या हुआ? रूट बेंड हो गया। क्योंकि प्लांट के अंदर में नेचर ने रूट क्यों बनाया है बताओ? प्लांट के अंदर में नेचर ने रूट इसीलिए तो बनाया है ताकि वाटर्स एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर सके। अरे समझ में आया ना? प्लांट में रूट नेचर ने इसीलिए बनाया है, और रूट का काम भी क्या है, ताकि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, ठीक। तो वाटर जहां पर भी मिलेगा, रूट उधर की तरफ मूव करेगा। इसीलिए क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, रूट बेंड्स टुवर्ड्स वाटर। क्या है? रूट बेंड टुवर्ड द वाटर। अगर इस वाटर को ना पाकिस्तान भी रख देंगे, तो ये जो रूट है पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाएगा। अरे समझ में आया क्या? चलिए जी, तो पाकिस्तान में तो पानी का पानी क्या है, गंदा पानी पीते होंगे। चलिए जी, ये है प्लांट। ये क्या भैया, ये है प्लांट, ठीक। सॉरी, ये क्या है भैया, ये है सूट। तो सूट को देखो, तो सूट वाटर के अगेंस्ट जा रहा है, दैट मीन्स कि ये निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहा है। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए जी, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अपना जियोट्रोपिज्म शो पढ़ लेते हैं, ठीक। तो देखिए जियो का मतलब यहाँ पे जो वर्ड है, क्या ये जो वर्ड है यहाँ पे कौन, ये जियो भैया, ठीक। अरे ये जियो वाला नहीं, जियो जियो फोन, नो नो बच्चा, जियो फोन नहीं। तो देखो भैया, जियो का मतलब हम समझ सकते हैं ग्रेविटी से, ठीक है ना। जियो का मतलब ग्रेविटी, और ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट। प्लांट का जो पार्ट ग्रेविटी की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हो, निगेटिव। तो देखो इस फिगर में क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब तो इंटेलिजेंट बन गया, तुम इंटेलिजेंट बन गया कि नहीं? बन गया मास्टर। देखो ये रूट हो गया, और ये सूट हो गया। तो रूट जो है ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। अरे रूट हमेशा नीचे ही ग्रो करता है ना, ऐसा थोड़ी है कि रूट ऐसा ग्रो कर जाता है। हाँ एक प्लांट है, आगे बढ़ेंगे तो रूट, उसका रूट जो होता है निगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। ये क्लास 11th में पढ़ेंगे, मार्फोलॉजी नाम का चैप्टर है। न्यूमेटिक रूट बोलते हैं, न्यूमेटिक, न्यूमेटाफोर ना। रूट जो होता है एयर लेने के लिए ऊपर आता है। चलो, रूट जो है ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है, और जो सूट है नेगेटिव, सॉरी, हाँ नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है। चलिए अब एक दिन क्या किया, एक छोटा सा बच्चा आया, एक छोटा सा बच्चा आया, ए बदमाश बच्चा, क्या है, बदमाश बच्चा आया, और इस गमले को इसने ऐसा गिरा दिया। देखो कि गमला हमारा गिर गया, और गमला फोड़ दिया इस बच्चे ने। कितना बदमाश बच्चा था। तो देखिए जी, ये रूट है, ये ऐसा बेंड कर दिया। तो देखो रूट को अगर ऐसा जाना चाहिए ना, क्योंकि गमला ऐसा है, तो रूट ऐसा जाना चाहिए, ठीक है ना। पर हो क्या रहा है, ग्रेविटी किधर है, नीचे है। तो ग्रेविटी अगर नीचे है, तो देखो ये इधर जा रहा है, रूट इधर जा रहा है। इसका मतलब कि जो रूट है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और जो सूट है ये निगेटिव जियोट्रोपिज्म। जो सूट है वो निगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है। चलिए भैया चलिए,
अब ये समझ में आ गया होगा, तो ये जो सारा हमने लिखा हुआ है ये वही है। प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, वन डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। प्लांट जो है ये समझ में आ गया होगा, दो तरीके का मूवमेंट शो कर रहा है। एक जो है जो ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा जो है ग्रोथ के इंडिपेंडेंट है। तो देखो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट के ग्रोथ के लिए हार्मोन्स चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग काम को करने के लिए, ग्रोथ को करने के लिए, हमारे थायराइड को मेंटेन करने के लिए, तो इस तरीके से अलग अलग बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, हमारे इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर में हार्मोन्स निकलते हैं। इसी तरीके से प्लांट की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए भैया प्लांट हार्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में पीजीआर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पीजीआर। पीजीआर का मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या हुआ? एक ऐसा केमिकल जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं पीजीआर, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखिए भैया यहाँ पे है ऑक्सिन, अलग अलग हार्मोन्स है, तो हम पढ़े हैं। पहले आप हार्मोन्स का नाम देख लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जमाना क्या टहटा है। चलिए जी, यहाँ पे है एक ऑक्सिन, एक है साइटोकाइनिन, एक है जिब्रेलिन, और ये है एब्सिसिक एसिड। तो चार तरीके के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। प्लांट के चार ये जो मेन हार्मोन्स हैं, सॉरी पांच। इथाइलिन, ये मेन हार्मोन्स है प्लांट के, इसको आप पढ़ना है क्या? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड, और कौन है? इथाइलिन। ठीक, ये प्लांट के मेन हार्मोन्स होते हैं। अरे समझ में आया क्या? ऑक्सिन, तो ऑक्सिन सारे के ये जो मैंने लिखा हुआ है इस पीपीटी के अंदर में, सारा वो फंक्शन है जो आपके बोर्ड में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा, और जब आप क्लास 10th के बाद 11th का एंट्रेंस देने जाएंगे किसी स्कूल में या फिर कहीं पर भी, तो वहां पे पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो प्लांट के में अंदर में ना, जैसे कि एनिमल का जब हम बात कर रहे थे, तो हमने जब हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया था हाइपोथैलेमस से, तो हमारे हाइपोथैलेमस से दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। एक क्या? रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है ना, एक रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा था इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक है ना। इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक है ना। इसी तरीके से एनिमल के भी बॉडी में दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स है, जो किसी चीज को बढ़ाने में ज्यादा उसका रोल है, और एक तो हार्मोन्स है जो इनहिबिटरी हार्मोन्स है, जो क्या करेगा? फंक्शन को इनहिबिट करने के काम आएगा। अरे समझ में आया? इसी तरीके से प्लांट के अंदर में सारे हार्मोन्स है, पर ये सारा चीज हम 11th में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इसको आप कर लीजिए, और इसको याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। AGE का है, क्या है? AGE का है। अरे भोजपुरी वाले बोलते हैं ना, जो भोजपुरी बिहार का है ना, तो बिहार वाले जानते होंगे। अरे क्या जानते होंगे? इसको ऐसे याद करिए, एक औरतिया रहती है ना, ये अपने पति से क्या बोलती है? ए जी, ई का है। क्या बोलती है? ए जी, ई का है। तो इसे याद कर लेंगे ना बिहार वाले। हाँ, करिएगा इसको। अरे समझ में आया कि नहीं? तो बोलिए भैया। ए से ऑक्सिन, जी से जिब्रेलिन, ई से इथाइलिन, सी से साइटोकाइनिन, ए से ऑक्सिन, और एच फॉर हार्मोन, एच फॉर हार्मोन्स। अरे समझ में आया ना? तो ये पत्नियां अपने पतिया से क्या बोलती है? ए जी, ई का है। अरे याद हो गया ना? अरे याद हुआ कि नहीं? या नहीं याद हुआ तो एक बार और देखिएगा ध्यान से वीडियो का, तब हमारा याद होगा। अरे समझे कि नहीं? अरे समझ गए ना? चलिए जी, तो ऑक्सिन पहला हार्मोन कौन है हमारा? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन। ऑक्सिन क्या है? हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन। तो ऑक्सिन जैसे अभी एक बार बताए हैं, तो ऑक्सिन क्या करता है? सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। क्या करता है भैया? ऑक्सिन जो होता है, इस सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है। क्या करता है? ऑक्सिन हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और क्या करता है? प्रिवेंट करता है लीफ एंड फ्रूट फॉल। अरे जब पेड़ में आम पक जाता है ना, क्या फ्रूट क्या होना चाहेगा? नीचे की तरफ आना चाहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही होती है, ठीक है ना। अरे नहीं मास्टर, हम तो उसको मार देंगे ढेला लेकर, ये बहुत मार मारेंगे। तो देखो, प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट फॉल, ठीक है ना।
तो जो प्लांट के अंदर में जो फ्रूट लग रहा है उसको जल्दी से फॉल ना हो, इसको इसके लिए कौन प्रिवेंट करता है, मतलब लीफ और फ्रूट फॉल को कौन कंट्रोल करता है, तो ये ऑक्सिन कंट्रोल करता है। चलिए जी, इसके बाद दूसरा हार्मोन है अपना साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन भी क्या करता है, ये जो हार्मोन्स होता है इस सेल डिवीजन में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये बेसिकली ऑक्सिन जो होता है ना, ये एपिकल पार्ट पे पाया जाता है, एपिकल पार्ट पे पाया जाता है, ठीक है ना। और और ये हेल्प कर रहा है हमारे सेल के इलोंगेशन में, ठीक है ना। सॉरी, इसको आप सेल इलोंगेशन लिखो, ठीक है ना। सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम इसका होता है। तो देखो, ये सेल इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। साइटोकाइनिन क्या करता है, इस सेल के डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है ना। यही हार्मोन सेल का डिवीजन कराता है, ठीक है ना, मतलब सेल का नंबर बढ़ रहा है तो इसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है और काम, यहाँ पे देखिए साइटोकाइनिन का और काम क्या है भैया, साइटो डिले ऑफ एजिंग। अरे हमारा उम्र बढ़ता रहता है ना, हमारे चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, इस तरीके से प्लांट की भी एजिंग होती रहती है ना। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, ये एजिंग को डिले कर देता है, ठीक है ना। कहता है अरे तुम अभी जवान रहो, अभी तुम, हाँ जल्दी नहीं हम तुमको बुढ़े होने देंगे, समझे। तो जैसे हम एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं ना, तो प्लांट का एंटी एजिंग क्रीम कौन है, साइटोकाइनिन। क्या बोला, प्लांट का एंटी एजिंग क्रीम कौन है भैया, साइटोकाइनिन जो होता है ये प्लांट का एंटी एजिंग क्रीम होता है, ठीक है ना। तो ऐसे याद करिए। देखिए जी, देखिए जी, इसके बाद है जिब्रेलिन, ठीक है ना। क्या है, जिब्रेलिन। अरे इसको कौन साइंटिस्ट खोल रहा था, ठीक है ना। सॉरी, इसको हम एक फंगस से ऑब्टेन करते हैं ना, जिसका नाम है जिब्रेला फूजी कोरी। स्पेलिंग पे मत जाइएगा क्योंकि हमारी स्पेलिंग स्पेलिंग बहुत गंदा है, ठीक है ना। तो जिब्रेला फुजिकोराई नाम का एक फंगस है, ठीक है ना। ये जो है एक फंगस है, वहां से जिब्रेलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था, ठीक है ना। और इसके लिए कोई साइंटिस्ट था, उसका भी कुछ नाम था, एक बार सर्च करिएगा आप, अभी मुझे याद नहीं हो रहा है। चलिए जी, अरे मास्टर तुम पढ़े बैठ जाते हो पढ़ाने, तुम कुछ याद नहीं रहता है, अरे भैया। हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ स्टेम, ये जो जिब्रेलिन होता है क्या करता है, ये इलोंगेशन ऑफ स्टेम, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनोडल इलोंगेशन। इंटरनोडल इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन बताएंगे क्या होता है, हाँ मास्टर बताएंगे। तो देखिएगा मास्टर, देखिए मास्टर, जैसे मान लो ये गन्ना है, क्या है, गन्ना है। तो गन्ना का यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा होता है ना, इसको बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं, नोड। और ये जो दो नोट के बीच का जगहिया होता है ना बाबू, अब बाबू देखना ध्यान से, जो दो नोट के बीच के जगहिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड, ठीक। तो ये जो ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं नोड और इसको बोलते हैं इंटरनोड, ठीक। चलिए जी, तो इंटरनोडल इलोंगेशन में कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन। देखिए अगर ये हाइट को बढ़ा रहा है तो मतलब ड्वार्फिज्म, बौनापन को कम कर रहा है, तो रिवर्सल है किसका, ड्वार्फिज्म का। तो जितने बौने पौधे हैं, क्या, जितने बौने पौधे हैं, जो पौधा की हाइट अगर छोटी है तो हाइट को बढ़ाना हो तो इसको क्या कर देंगे, उसके ऊपर हम कौन सा हार्मोन डालेंगे, कम्प्लान पिलाएंगे, नहीं, उसको ऊपर जो हम हार्मोन डालेंगे उसका नाम है जिब्रेलिन। क्या है, जिब्रेलिन। और आज के जमाने में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन थोड़ा आगे का बताते हैं, जो GA3, जैसे अलग अलग तरीके की जिब्रेलिक एसिड होती है, तो इतना याद कर लो, एक GA3 होती है, ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है। क्या, GA3 जो होती है ना वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जैसे G1 GA2 होता है, इसी तरीके से GA3 है। चलिए जी, ये है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में आप पहला तो लाइन यही रटिएगा, क्या, एब्सिसिक एसिड को हम बोलते हैं क्या भैया, स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। तो देखिए भाई, एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ठीक। ये क्या करता है स्ट्रेस हार्मोन, ये इसमें बस आप एक फंक्शन याद कर लो, ये स्टोमेटा की ओपनिंग को और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। स्टोमेटा क्या इसमें हेल्प करता था, तो ट्रांसपिरेशन में, पहले से ही पता है यार सब कुछ। तो इस ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग मैटर करता है, ठीक है ना। तो स्टोमेटा की इस ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक। देखो जैसे मैं दो तरीके का अभी आपको हार्मोन्स बताया था, एक हार्मोन्स होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है क्या, इनहिबिटरी हार्मोन।
तो जो इन्हें अब ये लगभग हार्मोन्स जो होते हैं ना, सारे के सारे ये रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, पर इथाइलिन को हम इनहिबिटरी, तो इथाइलिन को हम बोलते हैं क्या, इनहिबिटरी, इनहिबिटोरी, इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन्स हम बोलते हैं इथाइलिन को। तो क्योंकि इसका इनहिबिटरी इफेक्ट ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू द ग्रोइंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो इट हैज एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द ग्रोथ, तो इसको इनहिबिटरी हार्मोन्स के नाम से भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में आता है, द हार्मोन्स व्हिच इज आल्सो नोन एज द इनहिबिटरी हार्मोन, दैट हार्मोन इज नोन एज द इथाइलिन। देखिए, ये जो इथाइलिन होता है, ये किस में मदद करता है, तो फल को पकाने में, फल को पकाने में, जैसे कि मार्केट से खरीद के लाए हम आम, और आम में दे दिया कच्चा, तो उसको घर पे लाके हमको, और बच्चा हमारा कह रहा है कि इसको बना दीजिए आप पक्का, ठीक है ना। तो कच्चे आम को जब बनाना हो पक्का, तो क्या करना पड़ेगा, इथाइलिन डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा भैया, इथाइलिन डालना पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या, तो ये जो इथाइलिन है, इसको डालना पड़ेगा, समझा क्या। चलिए जी, अगर इतना कुछ समझ में आ गया तो सब समझ में आएगा आपको। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में कौन सा हार्मोन्स मदद कर रहा है, तो इथाइलिन। इथाइलिन क्या कर रहा है, फ्रूट की राइपनिंग में अच्छे से मदद कर रहा है। अरे समझ में आया क्या। तो बस इतना था प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर में। इससे ज्यादा ना ही एग्जाम में आएगा, और ना ही इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना होता है प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर में। अरे समझ में आया क्या। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर बोर्ड एंड अदर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो इतना यार सफिशियंट रहा, हमारी तरफ से कोशिश पूरी रही। इस चैप्टर को हम जल्दी से 4 लेक्चर में खत्म किए, और अच्छे से हमने इसका सारा कुछ कवर कर लिया। देखिए, इतना बड़ा चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, इसको हमने 5 लेक्चर में कवर किया, और ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको 4 लेक्चर में कवर कर दिया। तो अगर आप इतना कुछ अच्छे से पढ़ते हो, तो आपका मान के चलो कि बोर्ड में एकदम मजे मजे, क्या है, बोर्ड में एकदम मजे मजे हैं, एकदम दबा के नंबर पाओगे, एकदम फोड़ के आ जाओगे बोर्ड वोर्ड को, समझे। एक बार एग्जाम में जब तुम कॉपी लिखने जाओगे, एकदम कॉपी एकदम ऐसा लिखो यार, कॉपी एकदम पनौना सब फाट के एकदम सब इधर उधर एकदम उधिया उधिया आ जाए, समझे। इस तरीके से पढ़ाई करो, इस तरीके से एनसीईआरटी का ऐसा पढ़ो कि एक एक पन्ना फाट जाए, समझ में आया क्या। एनसीईआरटी को ऐसा पढ़ो कि एकदम एक एक पन्ना फाट जाए, ठीक है ना। एकदम हाइलाइटर वाइलाइटर एकदम गोज के आके उसको मारो, एकदम एकदम खत्म कर दो, एकदम तहस नहस कर दो। इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ो, एकदम तब जाकर के बोर्ड में आएगा 1 नंबर का मजा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। चलिए भैया, थैंक यू हमें इतना शांतिपूर्वक और ध्यान से सुनने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।